तो आगे चलते हैं अब इसके दूसरे सेगमेंट की तरफ, इस सेगमेंट के दूसरे पार्ट की तरफ, वो कि अगर आप लीडर के तौर पे रोल प्ले कर रहे हैं तो फिर मोटिवेशन का क्या अमल दखल है। इस एक वाकया से मैं आपको ये एक चीज़ समझाता हूँ। नेपोलियन बोनापार्ट दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, लीडर, वॉरियर। अगर आप हिस्ट्री के तालिब इल्म हैं तो आपने अक्सर उसका नाम सुना होगा। तो उन ज़मानों में एंटीबायोटिक तो थी नहीं। जो नेपोलियन बोनापार्ट है उसकी जो आर्मी थी उसमें हैजे की वबा फूट पड़ी, तो लोग बीमार होना शुरू हुए, बीमार होकर मरना शुरू हो गए। तो जो आर्मी थी वो सारे की सारी वो डिमोटिवेटेड थी, वो बीमार थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें। तो नेपोलियन बोनापार्ट एक दिन ऐसा हुआ कि अपने खैमे से बाहर निकला और पूरी आर्मी से उसने हैंडशेक जाके किया, और आप यकीन मानिए कि उसके इस अमल से पूरी की पूरी आर्मी, जो लोग बच गए थे, वो उठ खड़े हुए। उनमें एक दोबारा लड़ने का जज्बा पैदा हुआ। हम जिंदगी के बहुत से एरियाज में बीइंग अ लीडर भी रोल प्ले कर रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये जो अब हम टीवी पे देखते हैं या इन पर्टिकुलर सेंस के ये जो हमारे ऑफिस में कुछ लोग हैं वो लीडर के तौर पर रोल प्ले करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि हम नहीं कर सकते। देखिए, लाइफ के बहुत से एरियाज में हम बीइंग ए लीडर भी रोल प्ले कर रहे होते हैं। जैसे मिसाल दूंगा, एक इंसान है, वो अगर अपने बहन भाइयों से बड़ा है तो उसका एक लीडर वाला रोल तो बन गया ना। अगर वो एक टीचर है तो उसका एक लीडर वाला रोल बन गया। अगर वो सुपरवाइजर है या किसी जगह पे गजटेड ऑफिसर है, उसका एक लीडर वाला रोल बन गया, लीडर का जो रोल है वो बन गया। तो मुख्तलिफ इंसानों की जिंदगी में मुख्तलिफ टाइप के लीडरशिप के रोल्स आते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम में उन कह लें कि सिनेरियोज में वो बिल्कुल उसको एक लीडर वाला रोल अपना जो है वो अदा करना चाहिए, ताकि वो जो दूसरे लोग हैं जो उसके साथ जिनको लेके उसने चलना है, वो उससे कुछ काम की बातें, कुछ एनर्जी, कुछ मोटिवेशन हासिल कर सके। तो बाज़ दफ़ा एक थपकी, किसी की कही हुई कोई बात हार्ड टाइम में, याद रखिएगा जो बुरा वक्त है वो गुजर जाता है। हार्ड टाइम जो है वो टाइम तो बरकरार नहीं रहता, ना अच्छा ना बुरा। तो बुरे वक्त में जब आप किसी को थपकी लगाते हैं, किसी के पास जाते हैं कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, आपको मेरी ज़रूरत तो नहीं, या आप जो कोई रोल प्ले कर सकते हैं, कोई पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं, आप उसकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं, उसको पढ़ने के लिए वो किताब दे सकते हैं, उससे उसके हालात पूछ सकते हैं, या इवन के अगर आप अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको ऑफिस में बुला के उनके साथ चाय का कप पीते हैं, तो अब यकीन मानिए कि आप मोटिवेशन का जो लेवल है, आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, वो एक इंटेंस लेवल पे होता है, वो एक बहुत बड़े लेवल पे होता है। और दुनिया के जितने बड़े लीडर हैं, जितने बड़े नाम हैं, वो उनका जो किरदार है, उनकी जो बातें हैं, वो उनके साथ चलने वाले लोगों को बहुत अपील करती हैं, और उसके जो रवैये हैं वो बहुत मैटर करते हैं। तो रवैयों पे आज चूँकि हम बात नहीं करेंगे, आगे चल के हम इस प्रोग्राम की और कह लें कि बहुत सी डायमेंशंस हैं जो आपके सामने रखेंगे, इसकी जो बहुत सी लेयर्स हैं वो आपके सामने रखेंगे। तो आज चूँकि पर्टिकुलर मोटिवेशन के ये जो डिबेट कर रहे हैं, ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं, वो मोटिवेशन तक की कन्फाइंड है। तो अगर आप याद रखिएगा कि अगर आपके पास खुद कोई चीज़ नहीं तो आप दूसरों को क्या देंगे। अगर आपका अपना खीसा खाली है तो आप दूसरों को क्या बांटेंगे। तो अगर आप एक लीडर हैं, लाइफ के किसी एरिया में लीडर के तौर पे रोल प्ले कर रहे हैं, तो आपके अपने खीसे में, आपकी अपनी पॉकेट्स में, आपके अपने अंदर मोटिवेशन ज़रूर होनी चाहिए, ताकि जो आपके जो साथ चलने वाले लोग हैं वो जब आपके पास आएँ तो आपके पास देने के लिए पैसे हों या ना हों, लेकिन उम्मीद, आपके पास मोटिवेशन वो ज़रूर हो। अब इसके आखिरी सेगमेंट की तरफ चलता हूँ, चौथे सेगमेंट की तरफ, कि मोटिवेशन के मगालते क्या हैं। हम किन मोटिवेशन के इस लफ्ज़ को लेके हम डीड ट्रैक कब होते हैं, मोटिवेशन के इस लफ्ज़ को लेके हम क्या खताएं खाते हैं।
तो ये समझ लें कि उसका क्रिटिकल एनालिसिस है। पहले मैंने आपको उसके पॉजिटिव साइड्स उसकी बताई मोटिवेशन की। अब मैं चाहूँगा इस सेगमेंट में कि हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस करें, क्योंकि अंधाधुंध तकलीद किसी भी चीज़ की जब भी आप करेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें से आप मिस कर जाएंगे। अंधाधुंध तकलीद जो है उसे हमारे दीन ने भी मना किया है। तो मैं कोशिश करूंगा इसको क्रिटिकली थोड़ा सा एनालिसिस करूं और इसमें 2-3 चीजें आपके सामने रखूं। सबसे पहली चीज, मोटिवेशन को वर्ड के लिए क्या उसमें क्या लूज एरिया है, उसका क्या उसकी नेगेटिव साइड है, आप जो भी नाम दे लें उसे, वो क्या है, वो आपके सामने रखता हूं, आपके गोश गुजार करता हूं। आप मुत्तफिक भी हो सकते हैं, आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, ये मेरी अपनी थॉट्स हैं। सबसे पहली चीज, मोटिवेशनल स्पीकर्स अमूमियत में या कह लें कि आम तौर पे कहानियों से सहारा लेते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया कि कहानी मोटिवेशन का बहुत बड़ा सोर्स है, लेकिन कहानियों में मिथ्स बहुत ज़्यादा होते हैं, या कह लें कि एक कहानी में उसका कुछ थीम और हो सकता है, लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर्स 2-3-4 कहानियों को जोड़ के वो एक चौथी कहानी बनाते हैं और उसमें हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। वो उसके जो नतीजे हैं वो अपने मुताबिक अखज़ करते हैं। ये पहली चीज़ थी। इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा कि हम भी ज़िंदगी में जो मोटिवेशनल स्पीकर्स के ऊपर या इस इंडस्ट्री के ऊपर जो एतराज़ात हैं, वो इसकी हकीकत तो है, नो डाउट, ये असर भी बहुत करती है, लेकिन हम ज़िंदगी में ना अपनी मर्जी के नतीजे चाह रहे होते हैं। हम यकीन माने, हम डॉक्टर्स के पास जाके भी ना अपनी मर्जी के नुस्खे, अपनी मर्जी की वो जो दवाइयाँ हैं वो लेना चाह रहे होते हैं, और डॉक्टर भी बसा औकात जान छुड़ाने की गर्ज से हमें वही दवाई लिख देते हैं जो हम लेना चाह रहे होते हैं। तो जो पहली चीज़ आपके सामने मैंने रखी, इसके जो नेगेटिव साइड है या जिसके लूज एरिया है उसमें, कि इसमें मोटिवेशन की इस इंडस्ट्री में यस मोटिवेशनल स्पीकर जब किसी मजमे से खिताब कर रहे होते हैं तो हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, उसका कोई जो है वो सर पैर नहीं होता। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक चीज़ बताता हूँ। हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, मैं खुद भी उनका बहुत बड़ा मदार रहा हूँ और उनको फॉलो भी करता रहा हूँ। उन्होंने एक कहानी सुनाई बुआ अली सीना के बारे में, कि बुआ अली सीना का जो बचपन था वो बड़ा कसमापुरसी में गुजरा। उसको इल्म हासिल करने का बड़ा शौक़ था, और फिर उसको पता चला कि एक बादशाह बीमार है और उसकी बीमारी में क्या मतलब कहने का ये कि उसने उस बीमारी के बारे में जाना कि बादशाह को एक्चुअली बीमारी है क्या। तो चूंकि उस वक्त में लाइब्रेरियाँ बादशाहों के पास हुआ करती थी, तो उसने उस लाइब्रेरी तक एक्सेस हासिल करने के लिए पहले कोई एक बड़ी आंत के कैंसर की दवाई ईजाद की। तो उसके बाद वो जो बच्चा था, वो जो शख्स था, उसने वो सफ़र तय किया। ठीक है, ये बात, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं, लेकिन आप ये बताना भूल गए कि बुआ अली सीना का जो ताल्लुक़ था वो इशराफिया के साथ था और उनके जो वालिद थे वो मिनिस्टर थे। तो अगर आप इतनी सी बात लोगों को बता दें तो उस कहानी का वो जो सारा एक क्लाइमैक्स बनाया था उन्होंने, वो जो एक लोगों को वो कह लेंगे वर्गलाने के लिए या एक पर्टिकुलर सेंस में वो एक सिचुएशन में लोगों को बताने के लिए कि वो एक कॉमन आदमी भी एक कंट्रीब्यूट कर सकता है सोसाइटी को, एक कॉमन आदमी भी बड़े बड़े काम कर सकता है। तो उन्होंने एक बच्चा जो बिल्कुल बेयारो मददगार था, वो खुद सेल्फ क्रिएटेड कहानी थी उनकी, उन्होंने वो बयान की। अब आप मुझे ये बताएं कि वो जो बंदा जो एक मिनिस्टर का बेटा है, जो जिसका वालिद अशराफिया में से ताल्लुक़ रखता है, वो उसकी जो ज़िंदगी है वो तो आपको पता है वो उस वक्त भी थी, आसान थी, आज भी आसान है। तो जब कॉमन आदमी इस तरह की एग्जाम्पल देखता है तो वो अंधाधुंध दौड़ लगाता है, और वो ये लाशऊरी तौर पे वो कह लें कि उसको स्ट्रेस भी आता है, उसको एंग्जाइटी भी आती है, उसको डिप्रेशन भी आती है, क्योंकि वो लाशऊरी तौर पे अपने आप को रिलेट कर लेता है उस कहानी के साथ। और जिस तरह वो कहानी में वो जो इंस्पेक्टर साहब है या जो उस कहानी में जो भी किरदार है, वो जिस तरह जाना चाह रहा होता है, वो भी अपनी ज़िंदगी में, अपनी इस हकीकी ज़िंदगी में वो रोल प्ले करने की कोशिश करता है, और वो रोल उससे प्ले नहीं होता, तो अल्टीमेटली उसे स्ट्रेस आता है, उसे एंग्जाइटी आती है, उसे डिप्रेशन आता है। तो ये एक नेगेटिव साइड मैंने आपको बताई
कि ये जो हक़ाइक़ हैं इनका कोई सिरे से ताल्लुक़ नहीं होता। अगर आप थोड़ा सा क्रिटिकली देखें, एक तो हमारी कौम के साथ मसला ये है कि हम पढ़ते नहीं। जब भी कोई आप इस तरह का वाक़या सुने, समझें, किसी किताब से पढ़ें या किसी स्पीकर से सुने या अखबार में किसी जगह पढ़ें, तो उसको काइंडली वेरीफाई ज़रूर किया करें। या अगर आपके पास किताबें अवेलेबल नहीं या आपको पता नहीं, तो बराए मेहरबानी अपनी ज़िंदगी में कुछ पढ़े लिखे लोग भी ज़रूर ऐड करें। उनके साथ आप डिस्कस ज़रूर कर लिया करें कि क्या इस सारी वाक़या का, इस कहानी का हकीकत के साथ भी कोई ताल्लुक़ बनता है या नहीं। तो ये एक मैंने आपके सामने नुक्ता रखा कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ें, इलॉजिकल चीज़ें आपके सामने रखी जाती हैं और हम लोग उसके ऊपर एतबार कर लेते हैं और सो एंड सो। दूसरी चीज़, जब भी हम मोटिवेशन को लेते हैं किसी चीज़ से, जैसे मैंने बताया आपको, कहीं पढ़ लेते हैं, कहीं सुन लेते हैं, तो हमारे अंदर भी एक वो अनदेखी सी एक कुव्वत, जो हिडन पोटेंशियल है, वो हमारे अंदर जागता है और हम ये देखते हैं कि, या हम समझते हैं कि हम दुनिया को फतह कर लेंगे, हम यूं कर देंगे, हम वो कर देंगे, या एक दौड़ लगानी शुरू कर देते हैं हमने। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, दुनिया के जितने बड़े लोग हैं, जितने अंबिया, चूँकि इस सारे कह लें कि इस सारी गेम से चूँकि बाहर होते हैं, वो उनके साथ वो आगे चल के हम बताएंगे कि मोटिवेशन से बड़ी भी चीज़ें दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। तो वो एक पर्टिकुलर पर्पज़ के साथ उनकी अटैचमेंट होती है, वो तो बिल्कुल कॉमन आदमी वो कर नहीं सकता। बाकी जो लीडर्स हैं, जो फिलोसफर्स हैं, जो थिंकर्स हैं, जो इस डोमेन में जो आते हैं, साइंसदान हैं, तो जो भी बंदा अपनी नीश को पहले डिफाइन नहीं करता, वो सारी उम्र मारा फिरता है। और मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो पिछले 10 साल में बड़ी महंगी ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, बड़े महंगे कोर्सेज वो कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ मोटिवेशन तक महदूद है। बराए मेहरबानी सबसे पहले अपने नीश को ज़रूर डिफाइन करें, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को ज़रूर तलाश करें। आप ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं, आप किस पर्पज़ के लिए पैदा हुए हैं, या आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उनमें सबसे बेहतर क्वालिटी कौन सी है, और किस क्वालिटी को आप दुनिया के सामने रख के बेचना चाहेंगे, या आप दुनिया को जो ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। हम सब में लाशऊरी तौर पे ये भी एक बड़ी समझ लें कि इसके ऊपर भी बात करेंगे आगे चल के हम, कि ये जो अपने से ज़्यादा हमें फिक्र पड़ी है दुनिया को ट्रांसफॉर्म करने की। या एक और सिनेरियो, बहुत जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, मैं नाम नहीं किसी का लेना चाहता, वो सारे के सारे वो IT के एक्सपर्ट भी हैं, वो एंटरप्रेन्योर भी हैं, वो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, वो करोड़ों कमाने के तरीके बता देते हैं हमें। लोग कमाते भी होंगे। हमारे शहर में एक पार्टी है, वो वैसे मैं चलते चलते आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो कुल्फियाँ बेचते हैं, और अब यकीन करें कि उस पूरे एरिया में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी जो है वो उन जो कुल्फियाँ बेचते हैं लोग, उनकी है। तो क्या उसको क्यों ग्लोरीफाई नहीं करते हम? लोगों को क्यों नहीं बताते कि ये भी जो काम है वो, बस हमने एक चीज़ को पकड़ लिया है, और वो आजकल वो जो फ्रीलांसर्स हैं उनकी गुड्डी चढ़ी है मार्केट में। वो यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जा के सेमिनार्स करते हैं। और कल मैं एक वीडियो देख रहा था कि एक जो हॉस्पिटल का एक चपरासी है, उसके पास भी 1.5 करोड़ की गाड़ी है। भाई, मटीरियलिस्टिक चीज़ों से वो जब भी हम मुतासिर होंगे, जब भी हम इंस्पायर्ड होंगे, तो ज़िंदगी में कोई खातर खा आप कह लेंगे वो बड़ा काम नहीं कर सकते। अपनी नीच को डिफाइन करें, अपनी एरियाज़ को देखें कि मैं क्या बेस्ट कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ जो है वो है बाउंड्रीज अपनी। याद रखिएगा, दूसरी चीज़ जो मैंने जो ऑब्जर्व की ये बड़े लोगों में, वो उनकी हर इंसान की ना कुछ बाउंड्रीज होती हैं, या स्टीफन आर कवी जिसको कहता है एरिया ऑफ इंटरेस्ट या एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। हर बंदे का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो एक मखसूस दायरे तक महदूद होता है। हमारी ज़िंदगी जो दायरों में बटी होती है, किसी एक दायरे में तो हम पूरा 100% अपने किए के जवाबदेह हैं, अब अपने किए के जिम्मेदार भी हैं, लेकिन उस एरिया के बाहर हम कुछ नहीं कर सकते। तो बराए मेहरबानी जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है आपका, जिसमें आप कर रहे हैं, उसकी भी बाउंड्रीज को ज़रूर आप डिफाइन करें कि हम किस एरिया तक, हमारी कैपेसिटी क्या है।
तो जब आप उस एरिया तक पहुंच जाएंगे, उस वो बाउंड्रीज की वो जो लिमिट्स है उस तक पहुंच जाएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता वो स्ट्रेच भी करना शुरू होगी। हम आहिस्ता आहिस्ता उस बाउंड्री को आगे भी बढ़ाएंगे। लेकिन हम चूंकि मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना होता है या कोई चीज़ पढ़ी होती है, तो हम यकदम से एक रेवोल्यूशन चाहते हैं, हम एक यकदम से एक इनकलाब चाहते हैं जो हमारी ज़िंदगी में भी आए और हमारे जो सराउंडिंग्स है उसमें भी आए। भाई ये जो लफ्ज़ है रेवोल्यूशन, ये एक बहुत बहुत कह लें कि हार्ड और मुश्किल वर्ड है। आप दुनिया में जितने भी रेवोल्यूशन आए हैं उनके साथ बहुत बड़ा ब्लड शेड है। ये जो रेवोल्यूशन वर्ड है ना, ये जो इनकलाब है, ये कतन भी मैं नहीं समझता कि ये नेचर के साथ हम आहंग है या ये कह लें कि सिंक्रोनाइज्ड है। नेचर के साथ जो चीज़ चलती है ना, वो एवोल्यूशन है, वो इर्तिका है, जिसको उसकी रफ्तार बड़ी सुस्त होती है। आपको देखने में वो शायद नज़र ना आए, लेकिन वो ये लाखों करोड़ों साल में इंसान इस स्टेज तक पहुंचा है। ये कोई रेवोल्यूशन नहीं है, ये कोई इनकलाब नहीं है। और दुनिया में जब भी इनकलाब आया ना, याद रखें उसके बाद एक बड़ी डिप्रेशन और एक बड़ी मायूसी और एक बड़ी यासीत उस माशरे पर तारी हुई है। और उसके बाद उन लोगों ने हाथ जोड़ के, वो चाहे इनकलाबे फ्रांस हो या इनकलाबे जो रशिया का इनकलाब है वो भी हो, लेनिन के मुजस्मे उसी रशिया में गिरे थे जहाँ पे वो इनकलाब आया था। तो जब भी इनकलाब आता है वो बड़ा मुश्किल, उसके साथ बड़ा ब्लड शेड होता है, बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उस माशरे को। तो बराए मेहरबानी अपनी ज़िंदगी में ये जो रेवोल्यूशन का वर्ड है, ये जो मोटिवेशन का वर्ड है, इसको डिफाइन करने से पहले, इसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने से कबल कुछ सोच ज़रूर लिया करें कि ये जो काम मैं करने जा रहा हूँ ये क्या मेरी कैपेसिटी में है। मैं कुछ छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा कुछ ताल्लुक जो था पिछले जो लाइफ के अर्ली पार्ट्स हैं उनमें मैंने प्रोफेशनल सर्किट में क्रिकेट खेली। तो मैं अक्सर दोस्तों को ये इसी को एग्जांपल को समझाते हुए समझाता हूँ कि दुनिया में मैं जो कि ऑफ स्पिनर था, मैं उसी नीश में बात करूँगा, उसी डोमेन में बात करूँगा कि दुनिया में जो दूसरे का बानी है, जो दूसरा डिलीवरी है उसका जो बानी है वो है जी सकलैन मुश्ताक। तो दुनिया में और भी बहुत से ऑफ स्पिनर्स गुजरे हैं, जैसे अभी नेथन लाइन खेल रहा है, या ग्राहम स्वान था, या अरशद थे पाकिस्तान के। तो अभी इस वक्त रिसेंटली भी कुछ मैंने एक दो अच्छे ऑफ स्पिनर्स देखे हैं उनकी डोमेस्टिक में, इंग्लैंड की डोमेस्टिक में या काउंटीज़ में। तो या हमारे जो साथ वाला मुल्क है रविचंद्रन अश्विन, अभी भी दोबारा उसने अपना कम बैक किया। तो मुझे ये बताएं कि जो रविचंद्रन अश्विन है वो भी ऑफ स्पिनर है, वो क्या दूसरा सीख नहीं सकता? क्या वो उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं? क्या उसके पास वसाइल की कमी है? वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड का एक दहाई तक वो बड़ा सरकर्दा प्लेयर रहा है उनका, या उनकी टीम का मेन हिस्सा रहा। तो क्या उसके ऊपर वो इन्वेस्ट करके उसे सिखा नहीं सकते? और भाई उसकी जो डोमेन है, या जो कह लें कि उसकी जो बाउंड्रीज हैं, उसमें अगर वो दूसरा सीखना शुरू करेगा ना, तो वो अपनी जो वैराइटीज हैं उनसे भी जाएगा। तो बजाय इससे कि हम इररेशनली तौर पे दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करें और वही बनने की कोशिश करें या उन जैसा बनने की कोशिश करें, तो हम मार खाते हैं। हर बंदे के, दुनिया में जितने बड़े इंसान हैं जिनके ऊपर किताबें लिखी गई हैं, ये आप जाके चेक कर लीजिएगा कि उनके किसी के भी सर्कमस्टांसिस जो थे वो आपस में मैच नहीं करते। उनकी जो कहानियाँ हैं वो यूनिक कहानियाँ हैं। वो उनके सर्कमस्टांसिस जो हैं वो हर दूसरे तीसरे बंदे के, या आप कह लें कि हर दूसरे बंदे के, वो दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो बराए मेहरबानी अपने सर्कमस्टांसिस, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट और अपनी बाउंड्रीज और अपने जो जिस भी क्लास से बिलोंग करते हैं उसको ज़रूर एक दफ़ा आप देख लें कि इनमें ये चीज़ें हो भी सकती हैं या नहीं। अगर आप याद रखिएगा बड़े प्लान को लेके चलते हैं और आपके पास कोई छोटे 2-3 प्लान नहीं होते, तो जब वो प्लान आपका कोलैप्स करता है, जब भी आपका वो प्लान फेल होता है, तो आप बड़ी बुरी स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में जाते हैं। तो दूसरी चीज़ मेरे हिसाब से ये थी कि हम अपनी बाउंड्रीज़ का, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट का ख्याल नहीं करते और एक अंधाधुंध जो है वो दौड़ लगाने की कोशिश करते हैं। और बहुत से लोग जो हैं वो वक्ती तौर पे एक वो 20 मीटर की या 50 मीटर की वो एक स्प्रिंट तो लगा लेते हैं, लेकिन वो एक बड़ी गेम नहीं कर सकते। तो ये मोटिवेशन को बार बार सुनने का या उसको देखने का एक ये जो लूज एरिया या जो इसका या जो इसकी कह लें कि नेगेटिव साइड है, उसमें ये भी है। तीसरी और आखिरी बात, जो सेगमेंट का आखिरी हिस्सा है, ये हम अपने प्रोग्राम की क्लोजिंग की तरफ जाएंगे।
दुनिया में जितनी भी मखलूक़ात हैं, जितने भी स्पीशीज़ हैं, उनमें इमोशंस तो सब में पाए जाते हैं, लेकिन हज़रत इंसान को 27 इमोशंस के साथ ब्लेस्ड किया गया है। ये अपने इमोशंस जो उनकी जो नंबर्स ऑफ इमोशंस हैं वो सबसे ज़्यादा इंसान के पास है, ये 27 के करीब बनते हैं। दुनिया की दूसरी स्पीशीज़ जो है वो जिन्स, जारहियत और कह लें कि भूख, जिन्स, जारहियत और भूख, इन तीनों से बाहर नहीं, उनकी इमोशंस का इजहार नहीं होता। आप अगर आपको जानवरों से या पेट्स से शगफ है तो आपको देख के महसूस हो जाएगा ये इसके ऊपर किस चीज़ की वाइब्स डोमिनेट कर रही हैं, वो आपको देखने से अंदाज़ा होगा। उसके ऊपर सेक्स की वाइब्स हैं, या उसके ऊपर भूख की वाइब्स हैं, या ये अब इसके ऊपर जारहियत की वाइब्स हैं, वो आपको देखने से भी अंदाज़ा होता है। और वो यही 3 चीज़ें वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसके अलावा वो चौथी चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन हज़रत इंसान को 27 इमोशंस के साथ ब्लेस्ड किया गया है, और उन्हीं सारे इमोशंस में जो ये 27 हैं, इन्हीं के मिलाप से, इन्हीं के उतार चढ़ाव से ये इंसान बनता है। ये ज़िंदगी में दुख भी हैं, गम भी हैं, सैडनेस भी है, खुशी भी है, और इन जो 27 इमोशंस हैं वो इंसान की ज़िंदगी में बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं। और दुनिया में जो सबसे जो मुतबर और मुस्तनद रिसर्च है वो डॉक्टर इमोशनल सेल्फ के नाम से जो किताब है उनकी, जो IQ के बाद EQ की जो टर्मिनोलॉजी आई थी, वो जो डैनियल गोलमैन है, उन्होंने इसके ऊपर सबसे पहले काम किया। 90s के दौर में सबसे पहला जो कह लेंगे टैलेंट के ऊपर काम था वो था मिस्टर हावर्ड गार्डनर का। तो वो जो 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस आप अगर आप जाकर चेक करें तो अब भी आपको मिल जाती हैं, और उनके ऊपर दुनिया में बहुत सा काम भी हुआ। तो हावर्ड गार्डनर के बाद जो सबसे सीरियस काम था ये टैलेंट के हवाले से, वो किया डैनियल गोलमैन ने। तो डैनियल गोलमैन ने कहा ये जो 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस एग्जिस्ट ज़रूर करती हैं, इससे मैं डिनाई नहीं करता, इसको नेगेट नहीं किया जा सकता, लेकिन एक इनकी मदर ऑफ इंटेलिजेंस भी है, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस या EQ। ये टर्मिनोलॉजी जो 90s के दौर में ये भी आई और दुनिया में छा गई, और उनकी किताब की करोड़ों कापियाँ बिकी, और दुनिया की बड़ी बड़ी किताबों में, या कह लें कि पर्सनल डेवलपमेंट की या मोटिवेशन की जो बड़ी बड़ी किताबें हैं, उनमें एक बड़ा नाम जो है वो डॉक्टर बार मेरे मुंह से निकल रहा है, डैनियल गोलमैन का। तो वो कहता है कि अगर सक्सेस को हम रेट करें 100 नंबर से, हमें एक ना ये भी एक बहुत सारा मसला है हमारी कौम के साथ कि हम ग्रे एरियाज में नहीं रहते, हम ब्लैक एंड वाइट में चीज़ों को देखते हैं। वो कहता है कि अगर किसी भी चीज़ के अगर आप 100 नंबर रख लेना, तो उसके साथ आप नंबरिंग करें तो फिर शायद आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकें या उसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो डैनियल गोलमैन कहता है कि अगर सक्सेस को अगर 100 नंबर दें तो उसमें जो IQ है, जिसके ऊपर ये सारा हमारा फोकस भी है, और एजुकेशनल सिस्टम भी सारा उसी को फोकस करता है। वो कहता है IQ बेहतर हो इंसान का, IQ की एक जो गर्दान है वो हमें एजुकेशनल सिस्टम में भी मिलती है और हमें आम जिंदगी में भी मिलती है। वो कहता है कि अगर सक्सेस को 100 नंबर से रेट करें तो ये जो IQ है, जिसके ऊपर हम सारी ज़िंदगी फोकस करते हैं, और हम नर्सरी या प्रेप से या प्ले ग्रुप से लेके हम PhD तक जिस चीज़ को ग्रूम करते हैं वो है IQ इंसान का। IQ का कहता है वो 15 नंबर होते हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए या ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। वो कहता है 15 नंबर सिर्फ इसके होते हैं IQ के, और जो 85 नंबर है वो इमोशनल इंटेलिजेंस के या EQ के। दुनिया में इसके ऊपर बहुत सा काम हो रहा है, हुआ भी और होगा भी। तो ये जो इमोशंस हैं ये बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं हमारी ज़िंदगी में। हम हर लम्हे में हम इमोशंस के साथ ही होते हैं। किसी लम्हे हम खुश होते हैं, किसी लम्हे हम गमी में होते हैं, किसी लम्हे हम जॉय की कैफियत में होते हैं, किसी लम्हे हम बिल्कुल एक उदासी की कैफियत में चले जाते हैं। तो ये सारे जो 27 इमोशंस हैं वो हर इंसान के ऊपर आते हैं, और यही जो इमोशनल सेल्फ है इंसान की, ये जो मोटिवेशन है वो हाईजैक कर लेती है इंसान की, इमोशनल सेल्फ हाईजैक हो जाती है। याद रखिएगा कि जब भी इंसान की इमोशनल सेल्फ हाईजैक होती है, जब भी इंसान इर्रेशनल होता है, इलॉजिकल होता है, तो इंसान जिंदगी में खता खाता है, या कह लें कि बस वो गेम से बाहर होता है। हमें हर चीज़ को जो परखना है वो फैक्ट्स की बुनियाद पे होना चाहिए, वो एब्स्ट्रैक्ट्स की बुनियाद पे नहीं होना चाहिए।
हम ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें, जैसे हम बचपन में हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमें बताते हैं कि आग के करीब मत जाओ, इसके करीब गए तो हाथ जल जाएगा आपका, या ये जो बर्फ़ है ये आपने खानी नहीं है, आपका गला ख़राब होगा। और जब हम आग के पास जाते हैं, उसको छूने की कोशिश करते हैं, तो हम वाकई हमें अंदाज़ा होता है कि आग से इंसान का जिस्म जल जाता है। और बर्फ़ जब भी हम खाते हैं या ठंडा पानी पीते हैं तो इंसान का गला भी ख़राब होता है। ये थे फैक्ट्स के साथ साथ हमें सोसाइटी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट्स भी देती है, हमें बहुत सी ऐसी मिथोलॉजीज भी देती है जिनके ऊपर हम अंधाधुंध यकीन करना शुरू कर देते हैं, और रही सही कसर जो है वो मोटिवेशन से ये निकल गई। हम जिंदगी में जब भी गैर मंतकी अंदाज से सोचेंगे, हमारे जो सोचने का अंदाज है वो इलॉजिकल होगा, वो किसी फैक्ट्स पे मबनी नहीं होगा, तो ज़िंदगी में हम ख़ता खाएंगे। तो याद रखिएगा कि अल्लाह पाक की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स में से सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो हज़रत इंसान को ब्लेस्ड की गई है, जो इंसान को वदियत की गई है, वो अक्ल है, इंसान का इंटेलेक्ट है। तो आप ज़िंदगी में जब भी कोई फ़ैसला करने लगे हैं, कोई बड़ी आपने गेम करनी है दुनिया में, वो बराए मेहरबानी वो फैक्ट्स की बुनियाद पे करें, वो आप हक़ाइक़ की बुनियाद पे करें। वो आप सिर्फ इमोशनल बेस पे या कह लें कि मोटिवेशन की बेस पे बड़े बड़े फ़ैसले ना किया करें आप। हम जब भी ज़िंदगी को नॉन सीरियस लेते हैं या हमें लगता है कि ज़िंदगी 100 मीटर की दौड़ है, भाई ज़िंदगी 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये एक लंबी रेस है। इसमें इंसान के पास बहुत से ऑप्शंस भी आते हैं, कुछ ऑप्शन चले भी जाते हैं। वो जस्ट लाइक आप समझ लें कि एक बॉलर ने एक बॉल कराई और उसने लेफ़्ट किया, तो इट डजेंट मीन्स कि वो अगला बॉल नहीं आएगा, अगला बॉल भी आएगा। आप अगले बॉल का वेट करें, वो भी ज़िंदगी आपको अनायत करेगी। मैं इन्हीं सारे वर्ड्स के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। ये प्रोग्राम आपके सामने मैंने रखा, अपने थॉट्स आपके सामने रखे, आप इनसे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, आप इनमें से कुछ पॉजिटिविटी भी लर्न कर सकते हैं। मेरी ये कोशिश थी कि इस वर्ड को लेके जितने मगालते हैं, जितनी सोसाइटी में चीज़ें चल रही हैं, वो उनका एक क्रिटिकल एनालिसिस करूँ और मैं आपके सामने रखूँ। अब आपकी मर्ज़ी है, इसके साथ आप जो मर्ज़ी सलूक करें। मुझे उस्मान अशरफ को और हमारी पूरी टीम को इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, और अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपके सामने मैं हाज़िर हूँगा अगले वीक में। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बंडल ऑफ थैंक्स, जज़ाकल्लाह।